बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। हमने अपना पोस्चर का चैप्टर ख़त्म कर लिया और आपने अपने फिजियोलॉजी में भी मसल्स जो स्केलेटल मसल का ख़त्म कर लिया है। सो आज जब हम पढ़ेंगे वो है मस्कुलर वीकनेस एंड पैरालिसिस के बारे में। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेंथ ये चैप्टर है, मस्कुलर स्ट्रेंथ, जिसके अंदर से हाफ चैप्टर हम कर चुके हैं, जिसके अंदर एक्टिव इंसुफिशियंसी, पैसिव इंसुफिशियंसी, रेंजेस ऑफ मसल वर्क, ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, अब ये उसके आगे मस्कुलर वीकनेस एंड पैरालिसिस है, ये हम स्टार्ट करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मसल टोन, muscle of individuals with intact neuromusculoskeletal system exhibit firmness to palpation termed as muscle tone। ठीक है, एक देखें, अभी हम सबका अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम सबकी मसल टोन अच्छी है, क्योंकि हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम इंटैक्ट है। अगर अभी भी मैं बैठी हुई हूँ तो मैं अगर अपने किसी मसल को यहाँ पे पेल्पेट करूँ तो उसके अंदर एक टोन होगी, एक फर्मनेस होगी। ठीक है, अब जो पैरालाइज्ड पेशेंट्स होते हैं या जिनकी टोन इंटैक्ट नहीं होती, ठीक है, उनके किसी में फ्लेसिडिटी होती है, किसी के अंदर टोन हाई होती है, इस तरह करके वो चीज़ें आती हैं। So the firmness present in muscle is observed at rest and even in muscles of well relaxed subjects. The firmness is impaired if motor nerve supply to the muscle is not intact। ठीक है, अगर जो मोटर नर्व सप्लाई है मसल में जो सप्लाई कर रहा होता है वो अगर इंटैक्ट नहीं होगी, जाहिर बात है वो फर्मनेस भी चली जाएगी। ठीक है, तो मसल टोन क्या होती है, एक फर्मनेस टू पल्पेशन है, टर्म्ड एज मसल टोन। Weakness is a reduction in the strength of one or more muscles. It creates a state of muscular imbalance which affect all the group concerned in the production of coordinate movement. ठीक है, weakness is the reduction in strength of one or more muscles। कि जब मसल्स में एक जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो उनकी पावर है, अब वो जब वो सही तरीके से अपना वर्क नहीं करेंगे तो उनमें वीकनेस आती जाएगी ना। ठीक है, वीक होते जाएंगे और बेसिकली क्या है, मस्कुलर इम्बैलेंस की ये जो स्टेट है कि उसमें क्या है, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी नहीं हो सकती। वीकनेस आपकी क्या है, जनरलाइज भी हो सकती है, फुल बॉडी वीकनेस जिसे कहते हैं, और लोकलाइज्ड एक एरिया ऑफ बॉडी तक कन्फाइंड भी हो सकती है। ठीक है, जनरलाइज जो कि टोटल बॉडी वीकनेस है, लोकलाइज्ड वन एरिया के सिर्फ एक बाजू में वीकनेस है, एक टांग में वीकनेस है। ठीक है, ये आपकी क्या है, लोकलाइज्ड, या एक मसल में वीकनेस है, ये आपकी क्या है, लोकलाइज्ड वीकनेस है। इस वाले लेक्चर के बाद में एक मसल स्ट्रेंथ, फिटीग, इंड्योरेंस, पावर, इसके ऊपर एक लेक्चर बनाऊंगी। वो छोटा सा एक लेक्चर है, वो मैं बना दूंगी ताकि आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ, मसल टोन, मसल पावर, ठीक है, फिटीग क्या है, मस्कुलर इंड्योरेंस क्या है, इनकी डेफिनेशंस और इनकी ज़रा एग्जांपल बता दूंगी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, मस्कुलर वीकनेस एंड पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या है, इट इज़ अ कंप्लीट लॉस ऑफ मसल फंक्शन फॉर वन और मोर मसल्स। क्या है, कंप्लीट लॉस ऑफ मसल फंक्शन है। पैरालिसिस कैन बी अकम्पेनिड बाय अ लॉस ऑफ फीलिंग। ठीक है, सेंसरी लॉस भी हो सकते हैं और सेंसरी के साथ साथ मोटर डैमेज भी इसका हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंप्लीट लॉस है, पैरालिसिस है। और पैरालिसिस क्या है, पार्शियल लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ मसल, उसे हम कहते हैं पैरालिसिस। यानी ठीक है, जो पार्शियल लॉस है कि उसका मतलब फंक्शन वो फुली परफॉर्म नहीं कर रहा, उसका जो लॉस है वो पार्शियल है। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जो पैरालिसिस है, हम जारी बात है ये हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो इंटैक्ट होता है इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। पैरालिसिस क्या है, कंप्लीट लॉस ऑफ मसल फंक्शन फॉर वन और मोर मसल्स। और पैरालिसिस पार्शियल लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड पैरालिसिस। मस्कुलर वीकनेस एंड पैरालिसिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ मूवमेंट। ठीक है, इंस्टेबिलिटी, इट डेवलप्स, इंस्टेबिलिटी है यहाँ पे, इट डेवलप्स अ स्टेट ऑफ मस्कुलर इम्बैलेंस विच लीड टू अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। ठीक है, जब पैरालिसिस होते हैं, कुछ मसल्स जो होते हैं हमारे जो वीक होते हैं, ठीक है, उनमें वीकनेस होती है तो वो छोटे से हो जाते हैं, उनमें एट्रोफी हो जाती है, उनका साइज छोटा हो जाता है, श्रिंक होने लग जाते हैं। और जो दूसरे वाले मसल्स हैं जो उसके ऑपोजिट होंगे वो टाइट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, उन एक वाले मसल जो है वो टाइट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे हैं, दूसरी साइड के मसल्स क्या होते हैं, वीक हो रहे होते हैं। ये बेसिकली ना मस्कुलर इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा होता है। पैरालिसिस तो यही है कि कंप्लीट लॉस ऑफ मसल फंक्शन है, लेकिन जहाँ पे पैरालिसिस होता है मोस्टली ऐसा होता है एक साइड के मसल्स टाइट हो जाते हैं, दूसरे साइड के वीक हो जाती हैं। सो वीक मसल्स शुड बी प्रोटेक्टेड एंड इनकरेज्ड बाय अर्ली री एजुकेशन अंटिल दे बिकम नॉर्मल एंड स्ट्रॉन्ग एनफ। तो उनकी री एजुकेशन करनी चाहिए, यानी कि दोबारा से उनका जो प्रोसेस है उन्हें दोबारा से री एजुकेट करते हैं एक्सरसाइजेस के थ्रू, ताकि वो जो अपना एक पाथवे होता है, ठीक है, वो दोबारा से उनका डेवलप हो सके
जो ठीक है, या कुछ ऐसे पाथवेज होती हैं कि मसल्स वो लर्न कर जाते हैं, ठीक है, और फिर उसके मुताबिक वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. Causes of muscle weakness: contraction is the only mean by which muscle power can be maintained or increased. ठीक है. Causes of muscle weakness could be any lesion affecting the tissue and its contraction which result in muscle wasting. ठीक है. Muscular weakness की क्या है कि जाहिर बात है कोई ऐसी उसका कोई लीजन है जिसकी वजह से मसल वेस्ट हो रहा है, जैसे कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स होती हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स होती हैं. देन डिसयूज होता है मसल का. जब फॉर एग्जांपल अब कोई मसल है, अब पेशेंट है, पैरालिसिस का पेशेंट है, स्ट्रोक है, फॉलिज हुआ हुआ है, से वो चल लेटा हुआ है और वो चल नहीं सकता. अब सिर्फ लेटा हुआ है, अब जारी बात है उसके बैक के मसल्स क्या हो जाएंगे, यूज नहीं हो रहे ना उसके मसल्स, वो क्या होते हैं, उनकी शॉर्ट श्रिंक होने लग जाते हैं उनकी, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी खत्म होती जाती है, वो वीक होते जाते हैं. ठीक है. बहुत सारी इसकी कॉजेज होती हैं. वो कॉजेज क्या हैं? लीजन्स अफेक्टिंग द इंटीरियर हॉर्न सेल्स रिजल्ट इन परमानेंट इनएक्टिविटी ऑफ मोटर यूनिट. ठीक है. मोटर दैट इज फ्लैसिड पैरालिसिस. अब मैं आपको बताती हूँ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन. अपर मोटर न्यूरॉन्स कौन सी होती हैं? जो क्या आपके ब्रेन से आपके ठीक है स्पाइनल कॉर्ड, आपके जो इंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड उधर तक होते हैं, वो आपके कौन से होते हैं? इंटीरियर हॉर्न के अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं. लोअर मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? जो आपके इंटीरियर हॉर्न सेल्स, ठीक है, इंटीरियर हॉर्न सेल्स से लेके आपके अफेक्टर ऑर्गन्स जो आपके मसल्स तक आ रही हैं, ठीक है, आपकी पेरिफ्रीज में आ रही हैं, अफेक्टर ऑर्गन्स तक आ रही हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें, ठीक है, ये आपका इंटीरियर हॉर्न है, ये इंटीरियर हॉर्न सेल्स है. अब इधर से जो ब्रेन से इधर तक आ रही हैं, दीज आर, ये मैं पॉइंटर ऑन कर लेती हूँ. ऊपर से ब्रेन से जो इंटीरियर हॉर्न सेल्स तक आ रहे हैं, ठीक है, वो आपके क्या है? इंटीरियर हॉर्न सेल, अपर मोटर न्यूरॉन. और लोअर मोटर न्यूरॉन क्या है? जो इंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से लेकर अफेक्टर ऑर्गन्स तक जा रही हैं, मसल्स तक जा रही हैं, ग्लैंड्स तक जा रही हैं, ठीक है, पेरिफ्रीज तक जा रही हैं, मसल्स तक जा रही हैं, जो ग्लैंड्स है हमारे उन तक जा रही है, वो हमारे क्या है? लोअर मोटर न्यूरॉन है. अब जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है वो उसकी वजह से क्या होती है? स्पास्टिसिटी होती है. ठीक है, स्पास्टिक पैरालिसिस होता है अगर उसकी लीजन है. लोअर मोटर न्यूरॉन अगर उनमें लीजन होगी तो उसकी वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, यानी कि आपकी टोन खत्म हो जाती है, लो टोन बिल्कुल, ठीक है. उसके स्पास्टिसिटी क्या है? टोन एक जो नॉर्मल है उससे हाई टोन हो जाना, स्पास्टिसिटी. और जो लोअर मोटर न्यूरॉन में जब लीजन आएगी तो फ्लैसिडिटी, यानी कि टोन से बहुत कम टोन हो जाना, फ्लैसिड हो जाना. ठीक है. सो यही इसके अंदर बताया हुआ है. लीजन अफेक्टिंग द मोटर पाथवेज, एक उसमें क्या हो सकते हैं? इंटीरियर हॉर्न सेल्स की लीजन है जिसकी वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस होता है. लीजन अफेक्टिंग द मोटर पाथवेज जिसमें आपके पास स्पास्टिक अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन आती हैं. देन आपके लीजन अफेक्टिंग द मस्कुलर टिश्यू. ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं मसल्स जहाँ पे लॉस ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से, ठीक है, मसल्स में क्या हो जाते हैं? डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, मसल स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म होने लग जाती है. ठीक है, वो कंडीशन हो सकती है. ये कंडीशंस हम पढ़ेंगे आगे. डिसयूज ऑफ, या फिर नॉर्मल नर्व और मसल टिश्यू है उसका डिसयूज, यानी कि कोई ऐसा पेशेंट है कि लेटा हुआ है फॉर एग्जांपल, ऐसी उसकी कंडीशन में चल नहीं सकता, तो जो मसल्स है, जाहिर बात है जब हम काम करते हैं तो ही हमारे मसल्स बिल्डअप होते हैं ना, और मसल्स में स्ट्रेंथ आती है. जब उसे यूज ही नहीं करेंगे तो वो, जब हम किसी, तो वो जाहिर बात है नाकारा ही हो जाती है ना, जो चीज़ हम यूज नहीं करते. जिस तरह गाड़ी है वो चलती है तो गाड़ी चलती का नाम गाड़ी है. अब जब मसल्स को हम यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो जाहिर बात है वो डिसयूज में चले जाएंगे. ठीक है, और काम करने के काबिल नहीं रहेंगे. सो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीजेस में आपकी मसल वेस्टिंग में आ जाती हैं, रूमेटाइड आर्थराइटिस आ जाता है. ठीक है, और फंक्शनली भी कोई यूज नहीं कर रहा उसे एक, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो अगर किसी ने स्प्लिंट बांधा हुआ अपने शोल्डर, किसी को शोल्डर इंजरी हुई है और उसने ऐसे करके अपने शोल्डर को इस तरह करके रखा है, साथ एल्बो को भी ऐसी पोजीशन में बना के रख लिया, तो जाहिर बात है उसी पोजीशन में कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाएंगे. ठीक है, और मसल्स उसी पोजीशन में वो आहिस्ता आहिस्ता डिसयूज की तरफ जाने लग जाएंगे. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको, पहले हम ये देखते हैं. ठीक है, ये हम देख रहे हैं जो मस्कुलर टिश्यू को लीजन्स अफेक्ट कर रही हैं. उसके अंदर मैंने आपको बताया कि वॉकमैन कॉन्ट्रैक्चर है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है. ठीक है, अब ये क्या होता है? वॉकमैन कॉन्ट्रैक्चर क्या है?
permanent shortening of forearm muscles usually resulting from injury that give rise to claw-like deformity of the hand, finger and wrist as a result of trauma such as fractures, crush injuries, burns and arterial injuries. ठीक है, वो क्या होते हैं, वॉकमैन कॉन्ट्रैक्चर क्या होते हैं, परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ फोरआर्म, कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है वॉकमैन कॉन्ट्रैक्चर में. ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फोरआर्म का फ्रैक्चर हुआ है, कोई बर्न इंजरी है, कोई ऐसी इंजरी हुई है, वो उसके बाद क्या हो जाता है, हाथ की ना फोरआर्म में ऐसे करके, जैसे बर्न केसेस होते हैं ऐसे करके कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है. ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्चर जब इस तरह से बनता है तो इसमें क्लॉ लाइक डिफॉर्मिटी एक डेवलप हो जाती है. ठीक है, ये परमानेंट कॉन्ट्रैक्चर है और ये, ठीक है, ये फिजियोथेरेपी में ट्रीट ऐसे नहीं किया जा सकता. जब बहुत क्रॉनिक केस हो जाए, बहुत टाइम हो जाए इसे, ये सर्जिकली ही ठीक हो सकता है और सर्जिकली भी चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते. ठीक है, वॉकमैन कॉन्ट्रैक्चर क्या है, परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ फोरआर्म मसल्स. ठीक है, तो जाहिर बात है यहाँ पे अब ये परमानेंट, यहाँ पे जो मसल्स हैं जाहिर बात है वो इसी पोजीशन के अंदर जब है आप यूज़ ही नहीं कर सकेंगे उन्हें. जब वो यूज़ नहीं कर, वो डिसयूज में जाते जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर बन जाएगा, क्लॉ लाइक डिफॉर्मिटी बनी हुई है. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है, ये एक, इसके अंदर भी ना प्रॉक्सिमल मसल्स की वीकनेस होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अब आपकी अपर लिम्ब है तो प्रॉक्सिमल मसल्स यानी कि जो आपकी शोल्डर वाली साइड के मसल्स हैं वो ज़्यादा इसके अंदर डिस्ट्रॉय होती हैं. उसमें क्या होता है, और मोस्टली ये क्या होती है, हेरिडिटेरी कंडीशन है, प्रोग्रेसिव डिजीज है और मसल टिश्यू क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके वीकनेस की तरफ जा रहे होते हैं. लेकिन ये क्योंकि हेरिडिटेरी है, ये पीछे से आपको, ठीक है, पेरेंट्स से आ रही है, पीछे से जीन जेनेटिकली है ये, तो इसमें ये होता है कि आप इसको डिले कर सकती हैं ड्यू टू मेडिसिन और एक्सरसाइजेस डिले कर सकते हैं, बट ये एट द एंड वेस्टिंग होनी होती है मसल्स की. ठीक है, वीकनेस होनी होती है मसल्स की. तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में इसका प्रोग्नोसिस क्या है कि आप इसे आहिस्ता आहिस्ता इसे डिले कर सकते हैं, टाइम को अच्छी वो एक्सरसाइजेस करें, मेडिसिन के थ्रू वो कर सकते हैं, लेकिन आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि जेनेटिकल फैक्टर है इसके अंदर. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ये मैं आपको बता देती हूँ, टेस्ट करने का तरीका ये होता है, यानी कि जिस सेटअप में मैंने अपनी हाउस जॉब की है उधर बहुत पेशेंट्स आते थे. तो इस्लामाबाद में क्योंकि मैंने किया है, वहाँ पे गिलगित से और लोग आते थे, मरी से, इन जगहों से बहुत आते थे. तो उसमें ये होता है, उन लोगों में बहुत कॉमन है ये चीज़, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी उन पेशेंट्स में बहुत होती है उनके एरियाज़ में. उन्हें जब कहते हैं बच्चों को कि आप नीचे अपने पाँव पे बैठें, ठीक है, जिस तरह हम इंडियन सीट जब यूज़ करते हैं उस वाली कंडीशन में बैठें और खड़े हों. जब उन्हें कहते हैं ना खड़े हों तो वो खड़े नहीं हो सकते. तो ये उनका टेस्ट होता है, वो ये उन्हें वहाँ से हम रिकग्नाइज करते हैं. देन उसके बाद ये ब्लड जो है CP ब्लड वैल्यूज़ भी देखते हैं. ठीक है, एंजाइम होता है वो इंक्रीज हुआ होता है, उससे पता चलता है. ठीक है, ये देखें, ये नॉर्मल बाइसेप्स है, ये ऊपर से ये वीकनेस हो रही है बाइसेप की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में. अच्छा, डिसयूज ऑफ नॉर्मल नर्व एंड मसल टिश्यू, बिकॉज अब उसमें क्या होता है, बिकॉज ही कैन नॉट टू कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिटेड बाय पेन और प्रोटेक्टिव स्पैज्म ऑफ एंटागोनिस्ट मसल. ठीक है, अब वो कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसे पेन है या फिर क्या है, उधर वो मसल्स जो है शॉर्ट हुए हुए, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में हुए हुए, इस वजह से मसला आ रहा है. और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, ही डज नॉट नीड टू, यानी कि उसके कोई स्प्लिंट ऐसा लगा हुआ है उस जगह पे. फॉर एग्जांपल अगर कोई फोरआर्म की इंजरी है, ऐसा स्प्लिंट लगा हुआ है, तो वो चाहे भी तो एक्सरसाइज नहीं कर सकता उस वाले थोड़े से टाइम के लिए, बिकॉज ही विल नॉट टू. अब यह है कि हम करवाना चाहते हैं लेकिन पेशेंट खुद ही नहीं करना चाहता. ठीक है, तो इससे भी क्या हो जाता है, ये मसल टिश्यू डैमेज की डिसयूज की वजह से उसकी एट्रॉफी हो रही है. नर्व जो है जाहिर बात है उसके डिसयूज की वजह से उसमें फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है. सो ये कंडीशन भी हो सकती है कि हो सकता है वो कर ही ना सकता हो, या ये भी हो सकता है कि वो चेक करना भी नहीं चाहता पेशेंट. ठीक है, देन रूमेटाइड आर्थराइटिस, ये भी एक इसकी वजह से भी मसल्स डिसयूज में चले जाते हैं, लेकिन ये क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है. ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज है ये, और इसमें क्या है, आपके जो डिफेंस आपकी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है ना, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं. ठीक है, यानी कि एंटीबॉडीज बन जाती हैं. हमारी जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में होती हैं, उन एंटीबॉडीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जिन्हें एंटीबॉडीज कहती हैं. ठीक है, इसमें फिर क्या होता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस में ये जो स्मॉल जॉइंट्स में ज़्यादा होता है, जिस तरह रिस्ट है, फिंगर्स हैं, ये टोज हैं, इधर से स्टार्ट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लार्ज जॉइंट्स पे जाता है. इसमें क्या हो जाता है, इनमें स्वेलिंग हो जाती है. जब जाहिर बात है वो इतने पेनफुल हो जाते हैं तो वो पेशेंट खुद भी कहते हैं कि मैं ना करूं, एक्सरसाइज ना करूं. लेकिन आप रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी ये है, और जब जाहिर बात है जब मूवमेंट नहीं करेगा, मसल्स भी वर्क नहीं करेंगे, मसल्स वर्क नहीं करेंगे तो वो डिसयूज में जाएंगे. ठीक है,
तो इसमें ये होता है, इस वाली कंडीशन में भी आप इस कंडीशन को टोटली इरेडिकेट नहीं कर सकते, इसे आप डिले कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है ये, ठीक है, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में बेसिकली प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। ये इस तरह करके ये डिफॉर्मिटीज बन जाती हैं हाथ की, इसे स्वॉन नेक डिफॉर्मिटी कहते हैं। अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ मसल वेस्टिंग। मसल्स टेंड टू वेस्ट व्हेन दे आर, ठीक है, इमोबिलाइज होते हैं, इंजर होते हैं, डीनर्वेटेड, यानी कि कोई इनकी जो नर्व उन्हें सप्लाई कर रही है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, या वो सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, इस वजह से मसल्स वेस्ट होते हैं ना। इन्हें हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, इन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सरसाइजेस के थ्रू, ठीक है, आइसोमेट्रिक, इसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, रेंज ऑफ मोशन, मोडेलिटीज, इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन, ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज होती हैं जैसे नर्व्स को भी जो स्टिम्युलेट करती हैं, ठीक है, लेकिन नर्व्स को स्टिम्युलेट करेंगी, मसल्स को स्टिम्युलेट करेंगी, जो हम आप आगे अपने 6-7 सेमेस्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोथेरेपी में ये चीज़ें पढ़ेंगे। फिर मसाज, गुड न्यूट्रिशन, एरोबिक एक्सरसाइजेस, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है एरोबिक एक्सरसाइजेस में, तो इनसे आप मसल्स को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। मसल वेस्टिंग कॉजेज, अब मसल वेस्ट हो रहा है तो मसल के साइज में डिक्रीज हो रहा है, मसल श्रिंक हो रहा है, वॉल्यूम में उसकी कमी आ रही है, मोटर यूनिट्स, जारी बात है जब मोटर वर्क ही नहीं करेगा मोटर यूनिट कैसे एक्टिवेट होंगे, ठीक है, उसके मोटर यूनिट्स भी डिक्रीज हो जाएंगे, और मसल जब वर्क नहीं करेगा तो उसकी एबिलिटी खत्म होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता टू जनरेट टेंशन एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, अब जो फ्लैसिड पैरालिसिस है इसका मैं आपको बता दूं कंपैरिजन। स्पास्टिक पैरालिसिस जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, जो फ्लैसिड पैरालिसिस है वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है। फ्लैसिड पैरालिसिस के अंदर टोन क्या हो जाती है, हाइपोटोन हो जाती है, कम हो जाती है, उसके अंदर स्पास्टिसिटी में हाइपरटोन हो जाती है, ठीक है, ठीक है। और आपकी जो मसल वेस्टिंग जो होती है फ्लैसिड पैरालिसिस में वो बहुत रैपिड होती है, ठीक है, रैपिड इसके अंदर जो है मसल वेस्टिंग फ्लैसिड पैरालिसिस में ज़्यादा होती है, ठीक है। मसल्स फ्लैसिड पैरालिसिस में क्या हाइपोटोनिक है, अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इन्हें कैसे हम ट्रीट किया जा सकता है फ्लैसिड पैरालिसिस में, बाय मींस ऑफ एडिक्वेट सपोर्ट एंड स्प्रिंटेज फॉर प्रोलॉन्ग्ड ओवर स्ट्रेचिंग। उसमें ये होता है फ्लैसिड पैरालिसिस में खुद कॉन्ट्रैक्चर ऐसे नहीं डेवलप होते। फ्लैसिड पैरालिसिस में क्या पेशेंट क्या होता है वो मूवमेंट नहीं कर सकता, उसके मसल्स जनरेट ही नहीं फोर्स कर रहे होते, तो वो एक ही कंडीशन में, फॉर एग्जांपल अब आपका बाजू पड़ा हुआ है, ठीक है, मसल्स टाइट नहीं है, उसके मसल्स लूज हैं, वो हाइपोटोन है, टोन उनकी कम है, लेकिन जब वो एक ही पोजीशन में पड़ा हुआ है पेशेंट, फॉर एग्जांपल अब बंदा लेटा हुआ है और उसकी बाजू साइड पे पड़ी हुई है, तो उसी पोजीशन के अंदर क्या हो जाता है, वहां पे उस पोजीशन में उधर वो कहें कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्चर किसी टाइटनेस की वजह से नहीं बनता, वो मसल्स की पोजीशनिंग की वजह से बनता है कि मसल पोजीशनिंग ही उनकी इस तरह की है, जाहिर बात है उसी पोजीशन में वो 3-4 महीने पड़े हुए, तो जाहिर बात है उसी पोजीशन में उनमें कॉन्ट्रैक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि स्प्लिंट लगा देने चाहिए, ताकि अगर उनका पोजीशन उस तरह की है तो वो स्प्लिंट लगा दिया जाए, ताकि क्या है उनके अंदर ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्चर ना बन सके। ओवर स्ट्रेचिंग एक ही पोजीशन में, अब हाथ है तो वो उसी तरह का खुला हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है, स्ट्रेच पोजीशन में पड़ा हुआ है, 3-4 महीनों से पड़ा है, जाहिर बात है उसी पोजीशन में उसमें कॉन्ट्रैक्चर बन जाएगा, ठीक है। और फिर एक्टिव एक्सरसाइजेस थोड़ी थोड़ी करवानी चाहिए ताकि मसल्स की सर्कुलेशन बेहतर हो। फ्लैसिड पैरालिसिस के अंदर क्विक जो है वो एक्सरसाइज करवाते हैं, कि मतलब फास्ट एक्सरसाइज करवाते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है मसल्स के अंदर वो स्टिमुलस मिलता है उन्हें, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का। रेंज ऑफ मूवमेंट्स करवाई जाती हैं, ठीक है, रिमेम्बरेंस ऑफ पैटर्न ऑफ मूवमेंट स्टिमुलेटेड, वो इसमें क्या होता है कि जब हम वो बार बार स्टिमुलेट करते हैं ना मसल को, कि फॉर एग्जांपल मैं बार बार हिप फ्लेक्शन कराऊंगी, थोड़ी सी फास्ट रिदम में कराऊंगी, तो मसल्स को अपना क्या होता है उनमें सिग्नल्स इस तरह ब्रेन को ट्रांसफर होते हैं, और ब्रेन को फिर दोबारा मेमोराइज करने में होता है कि नहीं इसका पैटर्न ये था, अब मुझे इसके दोबारा इस तरह की मूवमेंट करनी है, ठीक है। और जब आहिस्ता आहिस्ता उनमें मसल स्ट्रेंथ आती जाए, थोड़े से वो बेहतर होते जाएं, तो फिर आप उन्हें हल्की हल्की रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कराएंगे। रेजिस्टेंस तभी वो कर सकेंगे जब उनके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, जब वो, और बहुत लेट प्रोसेस है ये, कोई 3-4 साल बाद उनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके स्ट्रेंथ आएगी, उसके बाद आप उनमें क्या है रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाएंगे। लेकिन इनमें क्या होता है आप इनमें एक्सरसाइजेस करवाते हैं, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट खुद करवा रहा है फ्लैसिड पैरालिसिस में। स्पास्टिक पैरालिसिस क्या है, मसल्स हाइपरटोन है, ठीक है, इनके अंदर क्या है
वॉलेंट्री मूवमेंट्स नहीं परफॉर्म कर सकते। फॉर एग्जांपल अब क्या है कि जैसे अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथ को मूव करूँ, अपने बाइसेप्स को, अपने एल्बो को फ्लेक्स करूँ, तो ये मूवमेंट इनके अंदर, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये और रिलैक्सेशन वाला जो है ना, ये इनके अंदर वो इतने कॉन्ट्रैक्चर बने होते हैं हाइपरटोनिसिटी की वजह से, इतने ज़्यादा मसल में हाइपरटोन होती है कि वो ना फ्लेक्स हो सकते हैं ना वो एक्सटेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो स्पास्टिक पैरालिसिस में क्योंकि हाइपरटोन ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा मसल वेस्टिंग मार्क नहीं है, मसल वेस्टिंग ज़्यादा फ्लैसिड पैरालिसिस में मार्क्ड है। और स्पास्टिक पैरालिसिस में जब हम मूवमेंट करवाते हैं, फॉर एग्जांपल अब किसी का ऐसे ही एल्बो फ्लेक्स पोजीशन में पड़ी है, अब हमने उसे स्ट्रेच करवाना है, तो उसे हम बहुत स्लोली स्ट्रेच कराएंगे, क्योंकि वेलोसिटी की जो स्पास्टिसिटी है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। अगर आप उसे तेज़ी से कराएंगे तो वो वापस उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर कॉन्ट्रैक्चर, उतना ही ज़्यादा वो टोन और इंक्रीज हो जाएगी। तो उसे बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपने उसके जो एल्बो को फ्लेक्स करना है, ठीक है। और फिर फ्लेक्स जब आप उसे करेंगे तो 10 तक काउंट करना है, यानी कि 10 तक काउंट करें कि आहिस्ता आहिस्ता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आप उसे अपनी पोजीशन में लेके जाएं, ठीक है। सस्टेन्ड स्ट्रेच करवाते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच करवाते हैं। अगर तेजी से कराएंगे टोन और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने बता दिया। लॉक्ड इन स्पेज्म, सर्कुलेशन इज इम्पीडेड, तो इसमें भी ये क्या है कि आप उसे आहिस्ता आहिस्ता करके स्ट्रेच करवाएं ताकि उसकी सर्कुलेशन बेहतर हो। अब स्पास्टिक पैरालिसिस में एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? पोजीशनिंग द लिम्ब, नॉर्मल रेंज ऑफ जॉइंट मोशन करवाएंगे, मेंटेन मसल एक्सटेंसिबिलिटी, इंप्रूव सर्कुलेशन, रिफ्लेक्स मूवमेंट इनिशिएटेड बाय मींस ऑफ पीएनएफ टेक्निक, ठीक है। पीएनएफ टेक्निक है, ये स्ट्रेचिंग टेक्निक है, स्पास्टिक पैरालिसिस में या जो कुछ बच्चों में स्पास्टिसिटी होती है उनमें करवाई जाती है। ये डायगोनल स्ट्रेचिंग टेक्निक्स है, ठीक है। ये बस आपको पता होना चाहिए पीएनएफ का कि ये प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन है। इसका अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, कोई इतना लिंक नहीं है, ये हम कहीं थर्ड सेमेस्टर में जाके मैं आपको पढ़ाऊंगी ये, ठीक है। सो अगर प्राइमरी लीजन ऑफ द मसल टिश्यू, लॉस ऑफ पावर कैन नॉट बी अरेस्टेड एज द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू मसल इटसेल्फ गॉट इंजर्ड, ठीक है। अब वो क्या है कि मसल टिश्यू में कोई इंजरी हुई है, आप इसे क्या कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लाइट मूवमेंट एक्सरसाइजेस करवाएंगे इसके अंदर, तो इनमें बेहतरी है। जैसे कोई मसल इंजर हो गया, ठीक है, ट्रीटमेंट इन प्राइमरी लीजन ऑफ द मसल टिश्यू, तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो मसल के इंजरी बेहतर होगी तो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पहले जब मसल में इंजरी होती है उसके अंदर प्रोटेक्टिव स्पैज्म चला जाता है। अल्लाह ताला ने ऐसा मैकेनिज्म रखा है कि मसल खुद ऐसी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, स्पैज्म में चले जाते हैं ताकि और इंजरी ना हो सके उन्हें, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो इंजरी हील होगी, आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उसमें एक्सरसाइजेस कराएंगे और वो बेहतरी आती जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलर वेस्टिंग इन डिसयूज एट्रोफी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि मसल्स हम यूज नहीं कर रहे उसकी वजह से डिसयूज हो रहे हैं, तो इनमें क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रेक्शन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, एक्सरसाइजेस शुड बी कैरिड आउट विद द लिमिट ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। जितना आप डिसेबिलिटी, जितना आपका बॉडी अलाउ करती है उतना आप करेंगे। फॉर एग्जांपल अब किसी का कॉन्ट्रेक्चर बन गया है उस डिसयूज की वजह से, अब जितना वो मूव कर सकते हैं उतना ही वो करेगा, ठीक है। एक्सरसाइजेज विद मैनुअल रेजिस्टेंस इन अर्ली स्टेजेस ऑफ रिकवरी, और जब रिकवर कर रहे हो, बेहतरी की तरफ आ रहे हो, फिर आपने क्या है, हल्की हल्की रेजिस्टेंस के, अब उसकी रेंज ऑफ मोशन बेहतर हो गई है, फिर आप हल्की सी रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे कि आप उसे कहें एल्बो फ्लेक्जन करें। जब वो एल्बो फ्लेक्जन करेगा तो आप उसे रोकेंगे, एल्बो फ्लेक्जन नहीं करने देंगे और आहिस्ता आहिस्ता एल्बो फ्लेक्जन करेगा, ये रेजिस्टेंस होती है। अभी फिजिकल क्लास स्टार्ट होने वाली है तो हम ये दोबारा भी उसके अंदर देख लेंगे एक दफ़ा, ठीक है। तो ये ऐसे करके होती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है उसके अंदर क्या है कि पेन फ्री एरिया आप क्या कराएं, उस तरह आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवाएं, ठीक है, जिसके अंदर मसल्स की जो है वो लेंथ, टेंशन प्रोड्यूस हो रही है बट लेंथ नहीं चेंज हो रही है, यानी कि एक, ठीक है, उसी जहाँ पे वो जो उनकी मतलब जो उनकी पोजीशन बनी हुई है, ठीक है, उसी के अंदर अंदर आप उन्हें वो ठीक है, उसी के अंदर अंदर आप उसे वो एक्सरसाइजेस करवाएं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवाएं। इसमें क्या है आपका क्या होगा, इट विल ऑल्सो लीड टू इंक्रीज्ड पेन फ्री मूवमेंट्स टू अचीव फंक्शनल मूवमेंट्स। ओके क्लास, दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर, थैंक यू।